चुनावों का साल होगा। तो ऐसे में 2022 के चुनाव से पहले और पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब जिस तरह से बीजेपी में लगातार हाई लेवल मीटिंग, बड़े स्तर पर मंथन, घंटों की बातचीत और फीडबैक लिए जा रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हाई लेवल मीटिंग, क्या होंगे फैसले? तो इन हाई लेवल मीटिंग्स के बाद किस तरह की बदलाव की तैयारी में बीजेपी है? दो अलग अलग तरीके की परिस्थितियां बनी हैं। जिस तरह कोविड काल के बाद लगातार युद्ध स्तर पे संक्रमण से निपटने की तैयारी है, उसका भी एक बड़ा फीडबैक लेना है, उसके लिए भी तैयारियां करनी है और उससे भी एक कदम आगे बढ़ के 2022 के लिए अब कमर कसनी है। कोविड को लेकर के फीडबैक, संक्रमण को लेकर के लगातार चर्चा जारी रखना, वो इस वजह से क्योंकि महामारी की जो तीसरी लहर है उसकी आने की भी संभावना है और साथ ही साथ इस महामारी में किस तरह की समाज की नज़र में सरकार की इमेज बनी है, उस चीज़ को भी समझना जरूरी है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए विशेष रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन में जुटी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई विकल्पों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ जहां पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और संघ सरकार से लेकर संगठन में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के कई मंत्रियों एवं दूसरे विधायकों से फीडबैक लेने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने सोमवार को लखनऊ में मिशन 2022 के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मंथन शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों से एक एक कर भेंट की और उनसे सरकार के कामकाज के साथ ही आम लोगों की पार्टी के प्रति राय जानी। माना जा रहा है कि इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव पर चर्चा हुई। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मंत्रियों विधायकों से बात कर उनकी दिक्कतें, सरकार की छवि सुधारने के सुझाव के साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहा है। अब देखना है कि आने वाले समय में पार्टी में कितना बदलाव हो सकता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो मिशन 2022 से पहले बीजेपी में हो सकता है बड़ा बदलाव, शीर्ष स्तर के बदलाव की उम्मीद है, घंटों का मंथन जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है। इस तरह की सुर्खियां तमाम अखबारों, तमाम मीडिया चैनल्स और वेबसाइट्स पर देखने को मिलती हैं। ये सुर्खियां अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि रूलिंग पार्टी के खेमे में जो भी हलचल होती है उसकी पल पल की नज़र सभी पर रहती है। तो ऐसे में हाई लेवल की मीटिंग्स का क्या मायने हैं? क्या किसी तरह के बदलाव की सुगबुगाहट है ये? इस मंथन के जरिए 2022 को किस तरह से समझा जा रहा है, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे हम। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और साथ ही हमारे सलाहकार संपादक के बक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बक्सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत बक्सर आपके साथ मैं करना चाहूँगी। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली से यहाँ तक कि कई मंत्रियों की, कई विधायकों की दौड़ लग रही है। कभी शीर्ष स्तर उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग होती है, कभी यहाँ से बुलावा आता है दिल्ली के लिए तो वहाँ मंत्रीगण जाते हैं, वहाँ जाकर के हाई लेवल की मीटिंग होती है। क्या इन सारे मंथन की जो निष्कर्ष है वो क्या निकलेगा? ऐसा ये सारे मंथन का निष्कर्ष जो भी निकले अभी कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन ये सारी कवायद जो चल रही है, जो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव की तैयारी में केंद्रीय जो संगठन वो भी जुटा हुआ है और प्रदेश संगठन तो काम कर ही रहा है। इसी में गंभीर मंथन करने के लिए केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष को केंद्रीय संगठन के इशारे पर या केंद्रीय हाईकमान के इशारे पर लखनऊ भेजा गया है और इनसे ये सोमवार से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं।
पहले इन्होंने मुख्यमंत्री योगी से बात की, उनसे अपना फीडबैक लिया, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश संगठन की, सरकार की। उसके बाद पृथक पृथक से दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मिले हैं और अलग अलग से मंत्रियों से मिले हैं। जो कानून मंत्री श्री पाठक से मिले हैं, राज्य मंत्री ये परिवहन से मिले हैं। एक मंत्री से पृथक पृथक वार्ता कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि शासन की जो कार्य प्रणाली है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। और इसके बाद विधायकों में जो असंतोष है कि योगी राज में विधायकों की नहीं सुनी जा रही, उनके कोई काम नहीं रहा, इस सब पर मंथन करने और ये सीधे रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के भेजेंगे। केंद्रीय नेतृत्व और इसकी जानकारी आरएसएस हाईकमान को दीजिए। आरएसएस के हाईकमान कल मोहन भागवत भी दिल्ली आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा होगी कि आरएसएस के लोगों से बात करेंगे, संगठन के लोगों से बात करेंगे। तो स्थिति कुल मिला के जो सीधा सीधा उद्देश्य है, जो कहते हैं नहीं कि मछली की आंख पे निशान है 2022 का चुनाव, उसी को लेके सारा मंथन चल रहा है। और संगठन में तो बदलाव किया ही जाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और साथ ही साथ सरकार में, चूंकि हालांकि ये सरकार को केवल 8 महीने की है, अब 8 महीने में भी अगर सरकार जो अपना पूरा बल धन दिखा दे तो कुछ न कुछ निर्णय हो सकते हैं। कुछ तो विधायकों की जो असंतोष है, विधायकों और असंतोष को 8 महीने में दूर किया जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके राजस्व और केंद्रीय नेतृत्व इसी पे इनको उनको भेजा गया है, केंद्रीय महासचिव को दिल्ली से लखनऊ की। लगातार मीटिंग्स का सिलसिला भी यहाँ पर हो रहा है, लगातार उसमें हमको मंत्रीगण कभी अंदर जाते हुए कभी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, मेरा अगला सवाल आपसे है, जिस तरह तमाम मीटिंग्स हो रही हैं, नेतागण मंत्री बाहर निकल करके अलग अलग मीडिया के सामने बाइट्स भी देते हैं, सबके बयान अलग अलग से लगते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि शीर्ष नेतृत्व के ही अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कुछ इस चीज़ की सुगबुगाहट नहीं कि बदलाव होगा। दिनेश शर्मा का बयान यह आता है कि कोविड को लेकर के किस तरह की परेशानी है, उस संक्रमण से निकलने के लिए क्या एक तरह का पूरा नीति तैयार की जाए, उस पर भी चर्चा हुई। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ये आता है कि कोई इंडिविजुअल किसी एक के बारे में बातचीत नहीं हुई, इन जनरल बातचीत हुई। क्या अंदर खाने की खबरें कुछ निकल करके आ रही हैं इन मीटिंग्स में? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अभिषेक, मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक, मुझे सुन पा रहे हैं? कि बीते एक हफ्ते से जिस तरह की गहमा गहमियां हम देख रहे थे, बीते हफ्ते से दिल्ली और लखनऊ में आवाजाही तेज हो गई थी नेताओं की। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बात की जाए तो बाकायदा एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई जाती है बीते एक हफ्ते पहले, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही मौजूद होते हैं। संगठन के ढांचे को लेकर के, उसमें बदलाव को लेकर के कई सारी चर्चा की जाती है। और उसके बाद लगभग ये तय माना जा रहा था कि जल्द ही लखनऊ में बैठकें होंगी और तकरीबन 24 घंटे तक कई सारी बैठकें रही। कल 3 राउंड अलग अलग बैठकें चली। एक बैठक तो बाकायदा मुख्यमंत्री आवास पर भी हुई, जिसमें कोर कमेटी की बैठक थी और कोर कमेटी के जो बड़े नेता हैं संगठन के वो मौजूद थे, जिसमें ये भी तय हुआ लगभग जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से कि आखिर संगठन में किस तरह की तब्दीलियां की जाएं, ताकि जिस तरह से पंचायत चुनाव में नतीजे सामने आए हैं, ग्राउंड लेवल पर स्थिति थोड़ी और बेहतर हो पाए, मजबूत हो पाए, क्योंकि तकरीबन 8 महीने से भी कम वक्त बचा है चुनाव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। बक्सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से 8 महीने से भी बहुत कम का वक्त बचा है यहाँ पर चुनाव को लेकर के, और शीर्ष नेतृत्व में हम बड़े फेरबदल की बातचीत करते हैं। 2014 में एक कहेंगे आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे सीएम योगी को मुख्य लीड दिया गया था, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। क्या कुछ और फेरबदल होना है? कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जो दिनेश शर्मा हैं उनके पद में कुछ बदलाव किया जाएगा, जो
एमएलसी अरविंद सिंह को लेके आए हैं, उनको लेकर के कुछ बदलाव किया जाएगा। फिर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के खबरें आती हैं कि उन्हें लेकर के मंत्रिमंडल से हटा करके ठीक 2014 वाली पुरानी स्थिति में पहुंचाया जाएगा। क्या बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले एक हफ्ते में होंगे? देखिए ऐश्वर्या जी, ये जहाँ तक योगी को एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं रखा गया था, योगी को बहुत सोच समझ के एक रणनीति के तहत हिंदुत्व का जो है एजेंडा चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री 2017 में बनाया गया था। तो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते, बड़ी सोची। पहले गाजीपुर के केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका नाम चला, फिर केशव प्रसाद मौर्य का नाम चला, उसके बाद योगी को बनाया गया। बीच में दिनेश शर्मा का भी नाम चला कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के योगी के ऊपर एक मत बना, एक राय बनी और योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। एक सोची समझी एक रणनीति के तहत बनाया गया था। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने ये जो आपस में असंतोष था उसको दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर दोनों लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से दोनों काम कर रहे हैं। हालांकि बाद में ये चर्चा भी हुई थी कि उन्होंने 5वें तल पे अपना बोर्ड भी लगा दिया, जैसे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी भी हुई। अंत में वो ऑफिस खाली कराया गया। तो योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो 30 है वो अभी भी बरकरार है। और इसीलिए योगी चाहते हैं कि 2014 में इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश जैसे पंचायत राज चुनाव में कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा जीते हैं, तो स्वतंत्र देव सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाए हैं। इसीलिए सोचा जा रहा है कि, और ये सोचा क्या जा रहा है, लगभग ये तय हो गया है कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे जी। और इसी साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को अगर वहाँ संगठन में भेजा जाता है, जैसा कि जैसे की स्थिति है कि 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 3 मंत्रियों का डेथ हो चुकी कोरोना काल में, तो कुल मिला के कुछ नए मंत्रियों, मुझे जो जानकारी मिली कि 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन ये अभी बात की बात है, पहले तो ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना, आरएसएस को तय करना है कि प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा और उसके बाद किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाता है। लेकिन इतनी एक बात मैं जरूर कर दूंगा सर्वया जी कि मंत्रियों और विधायकों में असंतोष की भावना बहुत है जी। वो अपने काम, वो ना तो सरकार उनके कामों से संतुष्ट है और ना विधायक ही और ना ही मंत्री अपने को संतोष जन पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई चली, उनके विभागीय सचिव भी उनकी नहीं सुन रहे, तो मंत्रियों में सुनते। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस के लोगों ने तय किया है कि पहले फीडबैक ले लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की एक्चुअली स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति, धरातल की स्थिति क्या है, कितना असंतोष है, तभी अगला फैसला केंद्रीय उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को कुछ फैसला नहीं लेना है, सारा फैसला आरएसएस और केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना होगा। लेकिन वो सारा फैसला फीडबैक के बाद लिया जाएगा, बातचीत के बाद लिया जाएगा। अभिषेक सिंह, बातचीत की बात जब हम करते हैं तो जो शीर्ष स्तर के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ बैठकें हो रही हैं, उनके साथ बड़े लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि अब जो विधायक है उनके साथ भी संतोष प्रसाद एक एक करके बातचीत करेंगे, उनकी भी बातें जानेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे कि किस तरह का असंतोष जो विधायकों के अंदर है और किस तरह जो मंत्रिमंडल उनका फीडबैक देखा है उससे अलग हट के 1-on-1 बातचीत करके वो निकल करके आएगा। तो क्या विधायकों के साथ भी अब बातचीत होगी? क्या उसके लिए भी रास्ता साफ है, रास्ता तय है? तो हमें लगता है अभिषेक तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल दर्शकों यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी कि हाई लेवल मीटिंग्स, हाई लेवल मंथन, इन सब के क्या मायने निकलते हैं। तो छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। पिछले एक हफ्ते से निवर्तमान सरकार के खेमे में हलचलें तेज हैं। हलचलें इस बात को लेकर के कि 2022 की रणनीति किस तरह तैयार की जाए, हलचलें इस बात को लेकर के कि क्या फेरबदल किए जाएं तो सरकार यहाँ भी और मजबूत रहे और 2022 की जो तैयारियां हैं वो भी सही ढंग से चल सके। इसे लेकर के ही बड़े स्तर पे मीटिंग्स, मंथन, घंटों की बातचीत, फीडबैक ये सब जारी है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त यानी कि आज किन किन लोगों के साथ बैठकें होनी हैं और क्या क्या फीडबैक लिए जाना है, क्या महत्वपूर्ण कुछ लोग आज भी शामिल होंगे? 24 घंटे में तकरीबन 3 बैठकें हो चुकी हैं और सुबह एक बैठक होती है जिसमें संगठन के सभी लोग मौजूद होते हैं। दूसरी बैठक में कोविड से लेकर के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये लंबे समय से चलता आया है, दशकों से, कि जिनकी भी सत्ता रहती है, जिस पार्टी की सत्ता रहती है, लगभग पंचायत चुनाव और बाई इलेक्शन उनके पाले में जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ ज्यादा उम्मीद थी, लिहाजा वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और जिसको लेकर के चिंताजनक स्थिति बनी रही। कोविड के चलते जिस तरह के हालात थे उसको लेकर बैठक नहीं की जा सकी। अब जाकर कुछ सिलसिला थमा या काबू में आ पाया है, लिहाजा ये बैठक की गई है और बैठक में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि संगठन में कई सारी तब्दीलियां की जानी है, जिसको लेकर के एक मसौदा पहले ही दिल्ली में तैयार हो चुका था। बीते एक हफ्ते पहले अगर बात करें तब से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सगुफे एक से एक बाहर निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जाए या फिर ये कहा जाए कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। हालांकि ये सब इस वक्त कयास भर है क्योंकि इस पर से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य को बाकायदा दिल्ली बुलाया गया था, संगठन के शीर्ष नेताओं ने उनसे बातचीत की थी और बातचीत कहीं ना कहीं इस बात पर भी हुई थी कि कैसे पिछले विधानसभा चुनाव में जो कोऑर्डिनेशन था वो बेहतर हो पा रहा था। केशव प्रसाद मौर्य सांसद रहे और शीर्ष नेतृत्व से जिस तरह का कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ, सरकार बनने के बाद संगठन की तरफ से उतनी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया और शायद यही वजह थी कि ग्राउंड लाइन में जो चुनाव था, चाहे पंचायत चुनाव की वानगी के रूप में बात की जाए, उतना बेहतर बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। लिहाजा बड़ा फेरबदल किया जाना है। संगठन में भी कई ऐसे लोग थे जो पिछली बार बेहतर काम कर रहे थे संगठन में, जिन्हें इस बार सरकार में, कैबिनेट में भी जगह दी गई, चाहे वो महेंद्र सिंह की बात की जाए या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए। केंद्रीय संगठन में बाकायदा दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद थे उपाध्यक्ष के रूप में। तो निश्चित तौर पर संगठन में भी कई सारे लोग थे जो बेहतर काम करते थे, जो कैबिनेट में काम कर रहे हैं। कैबिनेट में बाकायदा बड़े पोर्टफोलियो के साथ मिनिस्टर्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि उन्हें दोबारा कैबिनेट से संगठन में वही जगह दी जाए बेहतर काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ ज्यादा थी। पिछली बार की जीत का सेहरा भी उन्हीं के सर पर बंधा था और ये भी हो सकता है कि जो जगह खाली हो उनकी जगह पर कुछ नए पोर्टफोलियोज बनेंगे जो खाली होंगे, वो नए पोर्टफोलियोज पर नए लोग काबिज होते हुए नजर आए। लेकिन ये लगभग तय है कि संगठन में कुछ फेरबदल होना है
पर्दा हो सकता है आज देर शाम उठ जाए, कल उठ जाए। होना जरूरी है और ये फेरबदल शायद बेहतर परफॉर्मेंस के लिए किया जा रहा है। बक्सर आपके पास में आऊंगी अभिषेक की बात को लेकर के। पंचायत चुनाव के परिणाम मनमाफिक नहीं आए, ये एक बड़ा झटका था। और उसके अलावा बंगाल चुनाव में भी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी थी, वहां जिस तरह के नतीजे हैं, तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं 2022 के इलेक्शंस को लेकर के काफी ज्यादा सजग हो गई है। ये पंचायत चुनाव की जो हार है, क्या इसके बाद आप कहेंगे नींद से जागे कि हाँ कुछ बदलाव करना जरूरी है, आगे भी एक बड़ा इम्तिहान खड़ा है, उसके बदले में ये मीटिंग्स हो रही हैं? ऐश्वर्या जी, इस समय ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, कोई नई बात नहीं, सभी लोग इसको जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आशाजनक परिणाम नहीं आए तो सबसे बड़ी बीजेपी की हार होगी और सरकार बन भी जाती है तब भी बीजेपी को हार ही मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से बंगाल में चुनाव बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं रहे हैं, उससे बीजेपी ने सबक लिया है। अब बीजेपी यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में जो होने हैं उसमें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनावे और इसीलिए वो सारी उनकी जो है रणनीति चल रही है, उसी पे ये काम कर रहे हैं। और मोदी ने भी बीच में जैसे कोरोना में नारा दिया है ट्रिपल टी का, उसी प्रकार से ये बीजेपी उसी ट्रिपल टी पे चल रही है। ये असंतोष को दबाने के लिए, जो विधायकों के बीच में असंतोष है, मंत्रियों और आईएएस में जो तनातनी चल रही है, उसकी बजाय टी स्टेट और ये जो तीनों फार्मूले हैं उसमें क्या कि विधायकों को असंतोष को मिटाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को उसको खबर देंगे, आरएसएस को खबर देंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों में खींचतान चल रही है उसकी भी खबर देंगे। इसलिए हर मंत्री हर विधायक से वो मिल रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, मिस्टर संतोष, उनसे मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें होंगी इसके बाद ही। और अगर केंद्रीय नेतृत्व ने सही समय पर सही फैसला ले लिया तो इसके परिणाम अच्छे आने की संभावना है। लेकिन ये सारा ढिंगराब उत्तर प्रदेश अपने ऊपर नहीं लेना चाहती उत्तर प्रदेश संगठन, इसलिए बंसल साहब भी साथ में जा रहे हैं, मीटिंगों में भाग ले रहे हैं। तो ये ठीकरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के संगठन में टूटेगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि इस बार चुनाव केंद्रीय नेतृत्व से ही असली निर्णय होगा कि कौन मंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, कौन प्रदेश का भावा अध्यक्ष बनेगा। इसी सबको लेने के लिए कवायद चल रही है। बिल्कुल, बड़ी लेवल की मीटिंग्स होती हैं, फिर बाहर निकल के जिस तरह से मीडिया के सामने बयान दिए जाते हैं। अभिषेक, मीटिंग्स के बाद केशव प्रसाद मौर्य का हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, शीर्ष नेतृत्व की छत्र छाया में ही चुनाव लड़ा जाएगा और अब की बार 300 पार, ये भी बात उन्होंने मीडिया के सामने कही। इससे साफ तौर पे ये अंदाजा तो लग सकता है कि 2022 के मंथन के लिए तैयारियां जारी हैं और ये भी एक अंदाजा अब लगने लगा है कि बंगाल चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में जिस तरह के परिणाम हुए वो बिल्कुल भी रिपीट ना हो, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, इसी के लिए ये मंथन है। बात की जाए तो ये साफ था, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा भी दिया कि कैसे शीर्ष नेतृत्व के छत्र छाया में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बिल्कुल साफ है कि वो खुद दिल्ली गए थे, बाकायदा हाई प्रोफाइल बैठक हुई, इसमें उनसे ये सारी बातें की गई, जानकारी मिल गई सूत्रों के हवाले से, उन्हें संगठन की भागदौड़ दोबारा हाथ में लेने की, कमान को वापस लेने की बात कही गई थी और जिसको लेकर के उन्होंने खास असहमति भी नहीं बताई। उन्होंने साफ कहा कि जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे वो। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कैसे इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जातिगत आंकड़े या संगठन में जिस तरह से जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखकर कदम उठाए गए, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात की जाए या फिर संगठन में बात की जाए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं से चूकने वाली नहीं है। और ये भी देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद क्या स्वतंत्र देव सिंह जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें पोर्टफोलियो दिया जाता है या उन्हें दोबारा उनकी वापस जो जगह थी संगठन में वो दी जाते हैं। कहीं ना कहीं से डिमोशन भी कहा जा सकता है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जातिगत समीकरणों को बैलेंस करना भी बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि अगर किसी जात के किसी मिनिस्टर्स को वो हटाते हैं या पोर्टफोलियो विहीन करते हैं या संगठन में डालते हैं, तो उसी जाति के किसी मंत्री को या विधायक को प्रमोट करके बनाना या उसकी जगह किसी और को चुनना, ये भी अपने आप में निर्णय कठिन होगा। तो ये सारी चीजें भी होंगी जो देखने को मिलेंगे और खासी दिलचस्प भी होंगी। बिल्कुल। और
बात करें मीटिंग से पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो दौरे कर रहे हैं उनसे भी कुछ कुछ इस चीज की हिंट लगती थी। बक्सर आपके पास में आऊंगी। कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि किस तरह सीएम योगी जो लगातार दौरे कर रहे हैं उसमें आजमगढ़ वाया सैफई, वो आजमगढ़ गए, हमारे जो एक्स सीएम थे अखिलेश यादव उनका क्षेत्र, उसके बाद वो इटावा गए और इटावा के बाद विशेषकर सैफई गए। ये दौरे पहली बार हुए कि जिले से अलग हट के हम सैफई गांव तक का भी दौरा करें, यानी कि एक तरह का आप कहेंगे 2022 के लिए कोई भी चीज छूटने ना पाए, हर जगह सरकार की इमेज जो उसमें थोड़ा सा भी डेंट हो तो उसे ठीक किया जाए, उन सब की तैयारियां मीटिंग्स के अलावा इन दौरों से भी नजर आती हैं। सर जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो मुलायम सिंह एक्चुअली मुख्यतः से मुलायम सिंह यादव की रहा है, उसके बाद अखिलेश यादव का है। ये पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गैर सपाई मुख्यमंत्री हैं जो पहली बार योगी आदित्यनाथ सफाई गए, आजमगढ़ भी गए, इटावा भी गए। इससे ये इसकी राजनीतिक कूटनीति हो सकती है इसी की तरह से। और जहाँ तक आप योगी आदित्यनाथ के दौरों की बात कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ कुल मिला के राजनीतिक कुछ भी उनका उद्देश्य रहा हो, लेकिन कुल मिला के इनके दौरे अभी कोरोना पे काबू पाने के लिए इसलिए ऐसे दौरे कर रहे हैं। लेकिन योगी के योगी का जो सफाई का दौरा है निश्चित तौर पर राजनीतिक दौरा कहा जा सकता है। और पहले मुख्यमंत्री हैं गैर सफाई मुख्यमंत्री जो सफाई गए हैं, इटावा भी गए हैं। तो स्थिति अब बिल्कुल साफ है कि योगी के दौरों पे, योगी की क्षमता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। लेकिन योगी जो असली जो आप लोगों में संतोष है कि सेंट्रलाइज निर्णय हो रहे हैं, मंत्रियों को अपने विभाग में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, विधायकों को अपने क्षेत्र में कोई काम करने का, ऐसे कई भी वायरल सीतापुर से जारी हुई, बारंगी से जारी हुई, विधायक कोई नहीं सुन रहा है, कोरोना काल में उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो विधायकों में असंतोष है, अब विधायकों में है तो मंत्रियों में असंतोष है, मंत्री की उनके प्रमुख सचिव सचिव नहीं सुन रहे हैं। तो संतोष को दूर करने के लिए ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व को उसकी भनक नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को उसकी भनक है। इसी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने संतोष को यहाँ भेजा है। एक एक विधायक, एक मंत्री से सबसे बात कर रहे हैं, पूरा फीडबैक लेंगे और एक हफ्ते की रहना होगा। अब जो भी उनका प्रोग्राम भी तो ये बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे एक हफ्ते रहेंगे। एक हफ्ते के बाद फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को देंगे, उसके बाद एसएस को लोगों देंगे, फिर आसद जो कि मोहन भागवत कल दिल्ली पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से फीडबैक दिया जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा। तो इन हाई लेवल मीटिंग्स क्या इनके निर्णय निकलेंगे वो तो फिलहाल एक हफ्ते में पता चल जाएगा, लेकिन ये जरूर उम्मीद है कि एक बड़ा फेरबदल होना है। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, केवक सिंह सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और फिलहाल दर्शकों मुझे इजाजत दीजिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।